इसके कई कारण, रिपोर्ट में जो बिंदु दिए हुए हैं इसके कई बिंदु हैं। पांचवी रिपोर्ट का जो दूसरा बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु, जिसके कारण इसे प्रस्तुत किया गया, वह था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत और चीन के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था। आपको मालूम होना चाहिए कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में जब उसकी स्थापना हुई इंग्लैंड में, तो तत्कालीन रानी ने, इंग्लैंड की रानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था कि इस कंपनी के लोग भारत और चीन में अपना व्यापार कर सकते हैं और अपना मुनाफा कमा सकते हैं। तो इन लोग और दूसरे लोगों को व्यापार करने की मनाही थी, और यदि दूसरों को करना है तो उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी का सदस्य बनना होगा, चाहे एम्प्लॉय के रूप में, चाहे पार्टनर के रूप में, किसी भी रूप में। तो ये जो एकाधिकार था, इस एकाधिकार का फायदा अन्य लोगों को नहीं मिल रहा था। जो अन्य लोग जो वंचित थे, स्वाभाविक रूप से वो इसका विरोध कर रहे थे। ब्रिटेन की अनेक समूह कंपनियों के एकाधिकार के विरोधी थे, और वे कंपनी को इस व्यापारिक एकाधिकार प्रदान करने वाले शाही फरमान को रद्द करना चाहते थे। तो ये जो पांचवी समिति की जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट को एक तरीके से ऐसा पेश किया गया जिसमें कि ऐसा परिलक्षित हो, ऐसा लगे कि ये कंपनी अपने उद्देश्यों में असफल हो रही है, और इसलिए इसके एकाधिकार को समाप्त किया जाए, यानी ओपन डोर पॉलिसी, खुला द्वार, सभी लोगों को अनुमति हो व्यापार करने की, ऐसा दिया जाए। इसलिए भी रिपोर्ट का महत्व है, और ये दूसरा बिंदु इस रिपोर्ट का था। वे लोग चाहते थे कि एकाधिकार, जो शाही फरमान जो मिला था उनको क्वीन विक्टोरिया से, वो रद्द कर दिया जाए। तीसरा जो कारण था जिसके लिए रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया, वह था कि निजी व्यापारी, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी तो अलग थे, इसके अलावा कुछ अपने अलग से निजी व्यापारी भी थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्य नहीं थे। लेकिन ऐसे निजी व्यापारियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इनकी संख्या काफी बढ़ती जा रही थी, निरंतर वृद्धि हो रही थी, और स्वाभाविक है ये लोग भी चाहते थे कि भारत से जो व्यापार हो रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसका लाभ, उसका फायदा, उसका मुनाफा, उसमें भागीदारी इनको भी मिले। तो निजी व्यापारी भी सतत रूप से ये दबाव बना रहे थे कि कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो, और ये दबाव दिनों दिन बढ़ता भी जा रहा था क्योंकि इनकी संख्या भी बढ़ रही थी। चौथी बात, इंग्लैंड के जो उद्योगपति थे, जो निजी व्यापारी थे, जो उद्योगपति थे, वे भारत के बाजारों को ब्रिटिश विनिमयकर्ताओं के लिए खुलवाना चाहते थे। वे चाहते थे कि भारत के बाजार, चीन के बाजार, इंग्लैंड के सभी लोगों के लिए खुले रहें, ईस्ट इंडिया कंपनी के ही क्यों, ऐसा सवाल था। तो वो खुलवाना चाहते थे। ऐसे बहुत से राजनीतिक समूहों का विचार था कि बंगाल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजय पाई, यानी 1757 में प्लाची के युद्ध, और उसके बाद 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल पर विजय प्राप्त कर बंगाल में अपना शासन जो बनाया, वो एक तरीके से विजय ईस्ट इंडिया कंपनी की क्यों मानी जाए, बल्कि ये तो संपूर्ण ब्रिटिश राष्ट्र को इसका फायदा मिलना चाहिए। दूसरे शब्दों में, इंग्लैंड के बहुत सारे राजनीतिक दल, राजनीतिक समूह बार बार इस बात का दबाव बना रहे थे कि बंगाल विजय का लाभ मात्र ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं, बल्कि ब्रिटिश राष्ट्र को, इंग्लैंड के सभी लोगों को, सभी तबकों को इसका फायदा मिले। पांचवा कारण जिसके कारण इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया, भारत में जो कंपनी थी 1605 में आई,
और 1757 में उसने बंगाल में शासन शुरू किया। कैसे एक व्यापारिक कंपनी एक शासक बन गई और फिर 1764 में बक्सर में उसने अपनी विजय सुनिश्चित कर ली। उसके बाद 1763 में उसने एक कानून भी पास किया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, जिसे हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट आखिर पास क्यों हुआ? क्यों इंग्लिश पार्लियामेंट को दखल देना पड़ा? कारण ये सब दबाव जो थे, राजनीतिक समूहों के दबाव, निजी व्यापारियों के दबाव, इंग्लैंड के उद्योगपतियों के दबाव, जिनका जिक्र हम कर रहे हैं। तो एक दबाव और था कि कंपनी जो है वह एक तरीके से अराजकता कर रही है, यानी अपनी मन मर्जी का कर रही है। वह इस बात की चिंता नहीं कर रही है कि वह इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करती है और उसका जो व्यवहार है कंपनी के अधिकारियों का या कंपनी का, वह उचित नहीं है। ऐसा भी इस कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया। तो कंपनी की अराजक और अव्यवस्थित शासन की सूचनाएं इंग्लैंड को जब तक मिलती रहती थी, इंग्लैंड के समाचार पत्र कंपनी के अधिकारियों के लोभ और भ्रष्टाचार की घटनाओं का लगातार पर्दाफाश करते रहते थे। यानी अब मीडिया भी सामने आ गया, तत्कालीन समाचार पत्र, तत्कालीन पत्रिकाओं में भी इसका जिक्र होने लगा कि भारत में इंग्लैंड के अधिकारी किस तरीके की अव्यवस्था फैलाए हुए हैं, किस तरीके का लोभ कर रहे हैं, किस तरीके का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसलिए भी ब्रिटेन की सरकार के लिए कंपनी के शासन को विनियमित और नियंत्रित करना अत्यधिक जरूरी हो गया। तो कैसे? देखिए, समय के साथ साथ वह कंपनी जो मात्र व्यापार के उद्देश्य से आई थी, जिसे मात्र व्यापार करने की अनुमति मिली थी, उसने कैसे अपना रूप बदला, शासक बनी। और शासक बनने के बाद इसकी ये बातें इंग्लैंड में जाने लगी कि कंपनी लगातार अराजकता का व्यवहार कर रही है, लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त होते जा रही है, लगातार दुर्व्यवस्था, अव्यवस्था, लोभ और आदि आदि की जानकारियां लोगों तक पहुंच रही हैं। इस उद्देश्य से भी ब्रिटेन की सरकार के लिए कंपनी के शासन को नियंत्रित करना भी जरूरी हो गया। तो ये नियंत्रण अब आवश्यक हो गया। कंपनी का को नियंत्रित किया जाए, और नियंत्रित कौन कर सकता है? वही जिसने कंपनी को बनाने में अपनी सहमति दी है, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश किंग या क्वीन। तो अब समय आ गया था, और ये लोग भी चाहते थे, इस रिपोर्ट में ये परिलक्षित होता है साहब, कि ये लोग चाहते थे कि कंपनी का प्रभाव कम हो और वह सरकार, इंग्लैंड की सरकार के मातहत अब आ जाए। इसी उद्देश्य से ब्रिटिश संसद ने 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बहुत सारे कानून बनाए। मैंने एक कानून का जिक्र किया आपके सामने, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ऐसे ही एक और कानून बना जिसे हम कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। विलियम पिट द यंगर वो वहां के प्रधानमंत्री थे, और उनके नाम से ये नया बिल पारित हुआ, नया अधिनियम पारित हुआ, जिसमें संसद का प्रभाव ईस्ट इंडिया कंपनी पे बहुत बढ़ गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट के मातहत आने वाली एक कंपनी की तरह देखी जाने लगी थी। यही कारण था कि बहुत सारे कानून बने और कंपनी को विवश किया गया कि वह नियम से अपनी रिपोर्ट भेजा करे, भारत के प्रशासन के बारे में, भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में, भारत से होने वाली आय व्यय के बारे में, क्योंकि इस सब का असर कुल मिलाकर इंग्लैंड पे तो पड़ ही रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी पे तो प्रभाव पड़ ही रहा था, लेकिन इससे जो आमदनी थी, इससे जो आय थी, और इससे जो सामाजिक व्यवस्था में बदलाव आ रहा था, इसका असर इंग्लैंड पर पड़ ही रहा था। इसलिए भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, अंग्रेजी संसद ने ऐसे कानून पारित किए जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी अब बाध्य हो गई कि वह प्रशासन संबंधी रिपोर्ट नियमित रूप से इंग्लैंड को भेजे।
कंपनी के कामकाज का निरीक्षण करने के लिए भी कई समितियां बनाई गई, चाहे वो आर्थिक कामकाज हो, चाहे वो सांस्कृतिक स्तर पर हो, इसके अलावा राजनीतिक स्तर पे भी हो, लोगों से संबंधों के लेकर भी हो। इन सब बातों को, जो विभिन्न रियासतें थी उनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंधों को लेकर भी निरीक्षण करने की जरूरत महसूस की गई और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इन सब बातों को लेकर कई समितियों का निर्माण किया, जिसका काम था ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के विभिन्न पहलुओं का समय समय पर निरीक्षण करना। ये जो 5वीं रिपोर्ट है, ये एक ऐसी रिपोर्ट थी जिसे एक तरीके की एक समिति ने ही तैयार किया था और आप समझ सकते हैं कि समिति एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति प्रेजुडिस थी, उसके पक्ष में नहीं थी और उसने जितने रिपोर्ट में अपनी बातें लिखी हैं उससे दिखता है कि कंपनी चाहती थी कि इंग्लैंड चाहता था कि कंपनी का रुतबा, कंपनी का ओहदा, कंपनी का प्रभाव कम हो और उसके ऊपर सरकार का प्रभाव रहे। अब हम आते हैं आखिर ये रिपोर्ट इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इस रिपोर्ट का परिणाम क्या हुआ, इस रिपोर्ट के देने के बाद क्या निष्कर्ष निकाले गए, इस रिपोर्ट के आधार पर क्या परिवर्तन लाया। यही फिर से हम 18वीं सदी के बारे में बात करें तो शासन का स्वरूप क्या था 18वीं सदी में, इस पर इसमें चर्चा है। शासन के स्वरूप पर विशेष चर्चा थी, उसके लिए क्या सुधार की जरूरत है उसके बारे में विवरण दिया हुआ है और 150 वर्ष का पूरा संकलन उसको संयोजित करके विस्तृत रूप से इसमें लिया गया है। इसके साथ ही हमारी जो अपने खुद की अवधारणाओं को वो प्रभावित करती है, यानी आने वाले काल में ईस्ट इंडिया कंपनी किस रूप में शासन की, उसने किस दृष्टि से इस 5वीं रिपोर्ट को लिया और अपने को सुधार किया, यह आज हमारे लिए एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट, हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बन जाता है, जिसके आधार पे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से किस तरह अपनी योजनाओं को, अपने विचारों को क्रियान्वित करता था। तो हमारी अपनी वर्तमान की अवधारणाओं को भी ये बहुत प्रभावित करती है। इस रिपोर्ट के आधार में भारत में कंपनी के शासन और कंपनी के स्वरूप को लेकर भी बहुत वाद विवाद हुए। स्वरूप को लेकर का अर्थात कि ये कंपनी भारत आई क्यों है, क्या अब यह मुनाफा ले रही है, क्या यहाँ का मुनाफा यहीं का यहीं समायोजित किया जाए या उसे इंग्लैंड भेजा जाए, आदि आदि बहुत से मुद्दे थे जिसमें स्वरूप को हम सोच सकते हैं। तो इस पर में काफ़ी वाद विवाद बढ़ने लगा, काफ़ी वाद विवाद होता रहा और इसमें जो उपलब्ध जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें जो उपलब्ध जो जानकारियाँ दी गई हैं, वे दिनों दिन महत्वपूर्ण बनती गई। एक और ये रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण तो है, हमारी अवधारणाओं को भी दिशा देने में मदद करती है, पर हमें याद रखना होगा कि यह रिपोर्ट अंततः सरकारी रिपोर्ट थी, यानी सरकारी नज़रिए से लिखी गई थी। इसमें सरकारीकरण दिखाई देता है, ब्रिटिश कंपनी का नज़रिया रहता है। भारतीयों के नफ़ा नुकसान पर शायद उतनी स्पष्ट टिप्पणी ना हो जितना कि अंग्रेज़ों के खुद के नफ़ा नुकसान पर इसमें दिया गया होगा। तो इस प्रकार हमें इस रिपोर्ट को एक ऐतिहासिक दस्तावेज मानते हुए यह ख्याल रखना होगा कि यह रिपोर्ट एक सरकारी रिपोर्ट थी और इसलिए अत्यधिक सावधानी पूर्वक इसे हमें उपयोग करना होगा अपनी ऐतिहासिक पुनर्संरचना के लिए। जहाँ एक और फर्मिंगर की रिपोर्ट, जिसे 5वीं रिपोर्ट भी कहते हैं, वह एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट मानी जाती है कई दृष्टि से, जिसका उल्लेख मैं कर चुका हूँ, लेकिन इसके कुछ दोष भी हैं, इसकी कुछ कमियां भी हैं। और वैसे तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं,
हमारे लिए क्या महत्व का है, इसे देखते हुए हम कह सकते हैं कि फर्मिंगर की रिपोर्ट इन दोषों के बावजूद भी अत्यधिक महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी। तो आखिर क्या थी फर्मिंगर रिपोर्ट की कमियां, उसमें ऐसे क्या दोष थे? पहला तो बड़ा स्पष्ट है और वह है कि यह रिपोर्ट निष्पक्ष नहीं है। अर्थात क्या हुआ कि किसी खास उद्देश्य से रिपोर्ट लिखी गई है ऐसा मालूम होता है। देखिए, कंपनी जो थी वो इंग्लैंड की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार मिला हुआ था भारत में व्यापार करने का, और ईस्ट इंडिया कंपनी उस व्यापार से भारी मुनाफा कमा रही थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, उसके अधिकारी थे, उसके ओनर थे, उन्हीं को पूरा फ़ायदा मिल रहा था। अर्थात इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी रहा होगा जनता लोग का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रॉफिट का, उसके लाभ का हिस्सा बनना चाह रहे होंगे, लेकिन या तो उन्हें बनाने नहीं दिया जा रहा होगा या कुछ अन्य बातें रही होंगी। मतलब ये जो वर्ग था जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत से होने वाले लाभ से वंचित रखा जा रहा था, कहीं इनकी भावनाएं उस रिपोर्ट पे परिलक्षित तो नहीं हुई। और सच्चाई तो ये है कि इसका उद्देश्य ही एक तरीके से ऐसा माना जाता है कि फर्मिंगर रिपोर्ट जो है उसका मूल उद्देश्य था इन वंचित लोगों की भावनाओं को व्यक्त करना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह रिपोर्ट निष्पक्ष नहीं थी, और इसलिए मूल रूप से इस रिपोर्ट में कंपनी के कुशासन को, कंपनी के द्वारा की गई अव्यवस्था को, कंपनी के द्वारा की गई ज्यादतियों को, अत्याचार को, इसको ज़्यादा उजागर किया गया। तो ये तो हुआ इसका पहला दोष। इसकी बहुत आलोचना हुई, इस रिपोर्ट पे कंपनी के कार्यकलाप को लेकर बहुत आलोचना की गई, बहुत टिप्पणी की गई है। दूसरा कि ये जो फर्मिंगर रिपोर्ट है, इसमें जो परंपरागत जमींदार थे, जो बहुत वर्षों से जमींदारी कर रहे थे, दशकों से, उन परंपरागत जमींदारों की शक्ति के पतन का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा के किया गया। परंपरागत जमींदार जो ताकतवर ही नहीं थे, बल्कि साथ में एक उनकी अपनी जीवन शैली हो गई थी, एक अपनी एक व्यवस्था हो गई थी। उनका जो पतन हुआ, उनकी जो गिरावट हुई, उस गिरावट का वर्णन बखान करते हुए बहुत बढ़ा चढ़ा के इसमें किया गया। तो ये भी इसका एक दोष है। तीसरा, जमींदारों के द्वारा समय पर राजस्व कर न दिए जाने के कारण जो नीलामी होती थी, उसको भी बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है। ऐसा परिलक्षित होता है कि मानो अधिकतर जमींदार समय पर राजस्व नहीं देने के कारण, समय पर लगान न देने के कारण शायद वे जमीन से खेत दिए जाते थे और नए जमींदार आते थे। तो और ये प्रक्रिया एक बहुत सामान्य प्रक्रिया हो गई थी, ऐसा इस विवरण में बताया गया है। पर ऐसी बात नहीं है, ऐसा लगता है कि ये अतिशयोक्ति है, यानी कुछ बढ़ा चढ़ा के बताया गया है कि बहुत सारे ज़मींदारों को ज़मीन खोना पड़ा, और उसका वर्णन भी बड़े विस्तार से इसमें किया गया है। सच्चाई तो ये है कि बहुत ही कम मामलों में ऐसे ज़मींदारों की विस्थापना हुई, ऐसे ज़मींदार विस्थापित हुए जो समय पर लगान नहीं दे पाए। अधिकतर लोग येन केन प्रकारेण अपने तरीके से अपनी ज़मीन बचा लेते थे। मैंने पूर्व में भी उदाहरण दिया है, एक दो उदाहरणों के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की है आपको कि कैसे बर्दवान के राजा, बर्दवान के ज़मींदार और कुछ अन्य क्षेत्रों के ज़मींदार भी अपने तरीके से साम दाम दंड भेद आदि से अपनी ज़मीन बचा लेते थे। लेकिन हाँ, बचाने, ज़मीन छीने जाने की धमकी दी जा रही होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि अंग्रेज़ों का उद्देश्य तो नीलामी का बहाना खोजना था। वे भी शायद इतना नहीं चाहते थे कि ये ज़मींदार विस्थापित हों,
उनको तो आमदनी से मतलब था, नीलामी से होने वाली आमदनी से। और इसलिए इतना जो इसमें बार बार रिपोर्ट में बताया गया है कि बहुत सारे ज़मींदार विस्थापित हुए, उन्हें जगह बदलनी पड़ी और इसके कारण बहुत बड़ी दिक्कतें हुई, ये शायद थोड़ी सी अतिशयोक्ति है, बहुत इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। किसी भी तरीके से कोशिश करके ये लोग अपनी ज़मीन बचा लेते थे। तो ये इस फर्मिंगर रिपोर्ट की कुछ खामियां हैं, लेकिन इन खामियों के बावजूद इस रिपोर्ट की महत्ता पर, उपादेयता पर और आज भी हम लोगों के लिए उस काल का आकलन करने में यह रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी महत्ता पर कोई कमी नहीं पड़ती।